नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या काउंटिंग से पहले 14 नवंबर को बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के मतों की गिनती होनी है? क्या उस गिनती से पहले वोट गायब किए जाने लगे हैं? आज मिड डे मुद्दा में हमने आपको वो विजुअल दिखाया था जिसमें सीसीटीवी कैमरा स्ट्रांग रूम पर जो लगा होता है वो बंद हो गया, मॉनिटर उसका ऑफ हो गया। और जब मॉनिटर 5 साढ़े 5 मिनट के लिए ऑफ था, उसी बीच में एक पिकअप निकली। सवाल तो सीधा होगा कि आखिर उस पिकअप में क्या आया, पिकअप में क्या गया। खैर, खबर वो तो हम मिड डे मुद्दा में दिखा दिए। अब एक के बाद एक ऐसे संदेहास्पद परिस्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं, ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं जो ज्ञानेश कुमार तक जो है सीधा 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 ज्ञानेश कुमार तक सवाल खड़े कर रहे हैं। कहें तो ज्ञानेश कुमार की गिरेबान तक हाथ जा। अब क्या हुआ है, मैं सीधा ट्वीट आपको दिखाता हूं। लाइए जरा आरजेडी का ट्वीट पहले दिखाइए। समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? ये बार बार लोकतंत्र के डकैत शब्द, इससे सावधान रहिए। ये बार बार अलर्ट किया जा रहा है किसी एक व्यक्ति को लेकर। अब वो कौन है, ये बिहार की जनता तय करे। आरजेडी को पता होगा वो इशारों में किसके लिए लिख रही है। लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज बंद होना, मॉनिटर बंद होना सीसीटीवी का। सराय रंजन में ये वीवीपैट की पर्चियां मिलना, इन पर्चियों की इंपॉर्टेंस कितनी है। इन पर्चियों का जो वीवीपैट, जिन भी मशीनों पर वीवीपैट होता है जो है उन सबका मिलान किया जाता है, 5% का मिलान किया जाता है। अगर ये पर्चियां ही गायब हो जाएंगी, और पर्चियां आती कैसे है मैं पूरा सिस्टम बताऊं। पर्ची जब ईवीएम में आप बटन दबाते हो तो वीवीपैट जो होती है, वीवीपैट में एक ब्लैक, अब तो कांच, पहले ट्रांसपेरेंट कांच था, अब ब्लैक कांच कर दिया गया है। उसमें लाइट जलती है और आप बटन दबाते हो, पर्ची निकलती है। उसमें बहुत सारे विवाद हैं कि वो ब्लैक कांच कांच क्यों किया गया। जो कांच लगा था पहले ट्रांसपेरेंट था तो बिल्कुल साफ दिखता था कि हमने हाथ का पंजा दबाया तो हाथ का पंजा ही वहां से निकला है। अब वो बत्ती जलती है और भुक से बंद हो जाती है। और बत्ती जलने और बंद होने के बीच में जो है, मतलब जलने और बंद होने के बाद, जलने के पहले, उस बीच में वहां पर क्या हुआ, कोई एक्स्ट्रा पर्ची निकल गई, कट गई, ये नहीं पता चल पाता है। ट्रांसपेरेंट में तो परमानेंट दिखता है कि वहां पर एक पर्ची आई, फिर अगला वोट दबाए तभी दूसरी पर्ची गिरी। क्लियर। तो इसमें ब्लैक कांच लगा दिया गया। अभी भी ब्लैक कांच के बाद भी उसमें मशीनी खेल जो भी हो, लेकिन ब्लैक कांच के बाद भी वो पर्ची निकलती है। आप बटन दबाए, हाथ का पंजा, पर्ची निकली, लालटेन दबाए, पर्ची निकली, और वो पर्ची कट हो जाती है वहां से, और नीचे बॉक्स होता है, बॉक्स में गिर जाती है। वो बॉक्स भी साथ में जाता है, और जो 5% का मिलान करना होता है, उसमें उन्हीं पर्चियों की संख्या का मिलान मशीन से किया जाता है। उस मशीन का जो है डेटा जो आया, उस मशीन में, एक मशीन में मान लिया 1000 वोट है, 2000 वोट है, जो भी, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि 2000 वोट है। अब उसमें 800 वोट अगर कांग्रेस को मिला है तो 800 वोट कांग्रेस को मिला, और उस मशीन से जो डब्बे में पर्ची गिरी है, उसमें अगर हाथ के पंजे की 800 पर्चियां हैं तो एक्यूरेट मैचिंग हो गई, फिट है। 600 वोट वहां पर भाजपा के हैं, बीजेपी के कमल के फूल वाली 600 पर्चियां मिल गई। ये मिलान किया जाता है। अगर उस डब्बे की पर्चियां गायब हो जाएंगी तो कैसे मिलान? इसलिए मैं बैकग्राउंडर बता रहा हूं आपको, मैं विजुअल दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कि सीधा बता दिया कि ये पर्ची मिली है,
तो क्लैरिटी नहीं होती है कि ये पर्ची गायब होने का क्या असर हो सकता है, क्या खेल हो सकता है। अब उस डब्बे की पर्ची गायब हो जाएगी तो ईवीएम से मैचिंग ही नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, जो डब्बा वहीं पर बूथ के भीतर पैक हो गया, उस डब्बे की के भीतर से पर्चियां निकल करके रोड पर कैसे आएंगी? यानी पोलिंग पार्टी, अफसर, चुनाव के प्रबंधन में लगे अधिकारी टॉप लेवल पे, उनकी या तो लापरवाही है या साजिश है, दो हो सकती है, या लापरवाही या साजिश। अब आपको वो हम विजुअल दिखाते हैं, दिखाइए भैया, विजुअल दिखाइए जरा, ये विजुअल देखिए आप, ऑडियो खोल दीजिए। मीडिया वाला काम करे रखो तो, और किसका किसका है, कौन कौन वोट है रखो तो, गिरा होता सबसे ज्यादा कुणाल जी का है। कुणाल तो बहुत अलमारी छाप भी आपको दाई वो काम किया लखन हमने आज चला लिया काफी साफ वो कैसे किया। इसमें वो तो जो देख रहे हैं वहां पर वो अलमारी छाप, कौन छाप, ये भी देख रहे हैं। अब 2-3 सवाल फिर और पैदा होते हैं, और वो सवाल, क्योंकि ये सिस्टम जो प्रोसेस है पर्ची, वीवीपैट और ईवीएम, इस पे देश के जो टॉप के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ निजी तौर पर मैंने काम किया है, निजी तौर पर उनके साथ एक-एक सिस्टम को समझा। याद होगा आपको तो लोकसभा चुनाव के काफी पहले उस पर कई कार्यक्रम एक्सपर्ट के साथ मैं लाया भी था, और इस पूरे प्रोसेस को बहुत करीब से एक-एक स्टेप को देखा समझा। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना, जो ब्लैक ग्लास के खिलाफ कोर्ट तक में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक में हुई। ब्लैक ग्लास पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं, उनका जो अपनी उनकी थियरी है, उस थियरी में सच्चाई कितनी है ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन आज तक कोई जांच ही करवाने को नहीं तैयार है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके जो मशीनें, उन्होंने डेमो में मशीन जो इस्तेमाल की थी मेरे साथ, उसमें होता क्या था कि 2 मतों के बीच में एक एक्स्ट्रा पर्ची गिरती थी। क्योंकि लाइट बंद, जैसे आपने दबाया हाथ का पंजा, लाइट जली, आपको हाथ का पंजा दिखा, आधी पर्ची, आधी, जैसे ही वो आधी निकली पर्ची, तब तक लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होने के बाद जब आप अगला जो है बटन दबाए, उस बीच में पर्ची कट करके, मतलब वो 1.5 पर्ची इधर और 1.5 पर्ची उधर करके एक एक्स्ट्रा पर्ची निकालती है। और वो एक्स्ट्रा पर्ची जो निकलती है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है कि वो एक्स्ट्रा पर्ची किसकी निकलेगी, वो एक्स्ट्रा पर्ची किसकी होगी, वो प्रोग्रामिंग होती है। ये एक्सपर्ट्स का कहना था। अब जो एक्स्ट्रा पर्ची है, ये ईवीएम में कितने वोट पड़े उससे तो नंबर्स डिफर कर जाएंगे। तो अगर वो डिफरेंस पैदा होगा तो क्या वो डिफरेंस वाली पर्चियां निर्दलीयों को, मान लिया एक अलमारी, जैसे अलमारी और क्या कैंची, कुछ बात हो रही थी जो बहुत ऑडियो क्लियर नहीं मुझे लगा, तो जो भी ऐसे सिंबल्स हैं वो निर्दलीयों को वोट गए या किसी अन्य को गए, क्या वो पर्चियां ये हैं कि ये पर्चियां सड़कों पर आ गई हैं, निकाल के फेंक दी गई हैं, और इन पर्चियों को किसी खास सिंबल वाली पर्चियों ने रिप्लेस कर दिया है? बात हो सकता है, मैं जितना ये तकनीकी मसला है, जितना क्लैरिटी से बता सकता हूँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या इन पर्चियों की जगह कोई खास चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां रिप्लेस उसको की हैं, ताकि काउंटिंग में मैच भी हो जाएगा, और एक मशीन से मतलब एक मशीन, एक वीवीपैट। तो एक मशीन में अगर ये पर्चियां जैसे दिख रही थी तो सैकड़ों में पर्चियां थी। एक मशीन में सैकड़ों पर्चियां, मतलब अगर 10 मशीन में भी खेल हो गया तो 3-4 हजार वोट का खेल हो गया। 3-4 हजार वोट विधानसभा में बहुत है। ऐसी सीटें कम से कम 3 दर्जन मिल जाएंगी जहां पर 5,000 से कम के मार्जिन में जीत हार हुई। खैर, ये कंप्लीट हो गया समस्तीपुर का मामला। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इतना उहापोह, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के, इसी बीच पटना में तेजस्वी यादव को सीएम तेजस्वी के रूप में चित्रित कर दिया गया है। होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं जन्मदिन की शुभकामनाओं वाले। ये क्या इशारा करता है?
महागठबंधन के कॉन्फिडेंस की तरफ ये इशारा है क्या कि अब सिर्फ और सिर्फ पूरा खेल ज्ञानेश कुमार के हाथ में है। ज्ञानेश कुमार माइनस अगर आप कर दें तो बिहार के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। क्या उस तरफ इशारा है कि अगर आप खेल माइनस ज्ञानेश कर दिए तो तेजस्वी निकल के आ जाए? क्या ऐसा फॉर्मूला बन चुका है? ये 9 नवंबर 2025 जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ये होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सब में लिखा है भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अब भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के होर्डिंग पोस्टर ऐसे बहुत सारे लगे हैं, देखिए सीएम की कुर्सी उर्सी बना करके। खैर, ये खबर ऐसी नहीं है कि इस खबर से बिहार की राजनीति पर कोई असर पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो उसका उत्साह है महागठबंधन का, उसको जरूर ये प्रतिबिंबित करता है, उसका दर्पण जरूर नजर आता है। अब तेजस्वी को सुन भी लीजिए, सुनवाइए भैया तेजस्वी को। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। इस बार बदलाव के लिए बिहार जो है तुम्हें तो हो गया तब कहा वोट पहले चरण में डाला है। दूसरे चरण में जो बाकी का कसर है वो बिहार की जनता एनडीए को भगाने के लिए वो करेगी। अब तेजस्वी को सुन लिया तो दो और नेता महागठबंधन के, एक पप्पू यादव और तारिक अनवर साहब, दोनों को सुनवा दीजिए, पप्पू यादव और तारिक अनवर। तो भैया यही तो गृह मंत्री जी क्या ज्योतिष हैं, क्या है? इसका मतलब है कि गृह मंत्री जी उलट फुलट शुरू कर चुके हैं। जो इन पर आरोप लगता रहा है 100 चोरी करने का, लोगों को ठगने का, गृह मंत्री जी को यदि इतनी ताकत और हैसियत है तो जरा बताए ना कि अब कहाँ घुसपैठ। आप तो 59 लाख निकाल दिए आप, और आप अभी तक नहीं बता पाए कि घुसपैठिया और रोहिंग्यांग यहाँ पर है। या तो पप्पू यादव को आप दिखा दीजिए 1000 घुसपैठ सीमांचल में, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं, नहीं छोड़ दूं तो दोगला के पैदाइश, या तो आप गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए। जिंदगी में आप चोरी किए बगैर चुनाव जीत ही नहीं सकते गृह मंत्री जी। उलट पुलट आप, और गृह मंत्री जी आप नीतीश कुमार के नहीं हुए तो किसके होंगे? और सीमांचल में जितनी ताकत है वो लगा ले, जितनी, ये सीमांचल है और ये पप्पू यादव का घर है। यहाँ पर बेटा ही हीरो होगा, कोई मोदी और अमित शाह नहीं। चलिए, ये बेसिकली सीमांचल का युद्ध हम आखिर में इसलिए दिखा रहे हैं कि ये बौखलाहट है कि सीमांचल में अब बहुत ओछी भाषा के इस्तेमाल पर आ गई है भाजपा। ये चाहे आप पर्ची के रूप में देख सकते हैं, चाहे सीसीटीवी स्ट्रांग रूम वाला जो बंद हुआ उसके रूप में देख सकते हैं, चाहे महागठबंधन के उस उत्साही पोस्टर और होर्डिंग के रूप में देख सकते हैं, और चाहे आप पप्पू यादव के इस बयान के रूप में देख सकते हैं। सीमांचल की बात है, वहां पर पोलराइजेशन और डिवीजन, यही दो बीजेपी के पास अस्त्र हैं। क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम आबादी बहुत है, मुस्लिम मतदाता बहुत हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट करके पोलराइजेशन करवाना ये पहला लक्ष्य होता है। तो पोलराइजेशन और दूसरा डिवीजन जो शुरू कर चुके हैं, डिवीजन, हिंदू मुसलमान, कौन विभाजन, विभीषिका, वंदे मातरम, ये सब उसी की कड़ी है, उसी का जो है एक्सटेंशन। तो तारिक अनवर को भी सुन लीजिए। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, यही तो सीमांचल है, सुनिए। देखिए, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए सब बात कही जाती है, और हमारे प्रधानमंत्री में कोई गुण हो न हो, झूठ बोलने में उनको महारत हासिल है। तो इस तरह से झूठी बातों को लोगों के दिलो दिमाग में डालने का वो प्रयास करते हैं। हकीकत ये है कि 20 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो अपनी उपलब्धि बताते कि हमने गरीबी कम कर दिया, हमने पर व्यक्ति आमदनी बढ़ा दिया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। अब यहाँ से लोग इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाते हैं, पटना नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो ये जो, अगर ये सब कहते हैं तो जनता को ज़्यादा अच्छा भी लगता और
ये लगता है कि 20 साल में नीतीश सरकार की या डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है, तो जनता उस पर कुछ विश्वास करता है। लेकिन फिर 20 साल पुरानी बात, वही जो घिसे हुए रिकॉर्ड को फिर बजाना, हर चुनाव में यही बजाते हैं ये। तो भाई आपको तो 20 साल का मौका दे दिया बिहार की जनता ने, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? जो काम आप 20 साल में नहीं कर सके, अगले 5 साल में कैसे कर देंगे? ये सवाल तो बिहार के लोग कर रहे हैं आज। चलिए इजाजत दीजिए, सवाल तो पूरा बिहार कर रहा है, लेकिन बिहार जवाब क्या देगा, उस जवाब के लिए 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। बिहार 14 को देगा फाइनल जवाब। नमस्कार।